नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन छुपे हुए रूल्स की, उन नियमों की जो हमारे आसपास की दुनिया को चलाते हैं। ऐसा समझिए जैसे ये हमारे पर्यावरण का एक यूजर मैनुअल हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक फिश टैंक मतलब एक मछली घर के बारे में सोचिए। उसमें क्या होता है? कुछ मछलियां, पानी, शायद कुछ छोटे मोटे पौधे, और बस ये सब मिलकर कैसे अपनी छोटी सी सेल्फ सफिशिएंट दुनिया बना लेते हैं। यही सवाल असल में आज के हमारे डिस्कशन का कोर है। और उस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, इकोसिस्टम, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। अगर हमें यह समझना है कि हमारी दुनिया चलती कैसे है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये इकोसिस्टम होता क्या है। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के ना दो मेन हिस्से होते हैं। पहले है बायोटिक यानी जैविक घटक, मतलब सारी जिंदा चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सब कुछ। और दूसरे हैं एबायोटिक यानी अजैविक घटक, मतलब बेजान चीजें, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, हवा, तापमान। और जब ये दोनों जिंदा और बेजान चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, तब जाकर एक इकोसिस्टम बनता है। और पता है, ये इकोसिस्टम हर जगह हैं। एक तरफ जंगल, तालाब और झीलें हैं, ये तो हुए नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बनाए हुए इकोसिस्टम्स भी हैं, जैसे कि कोई बगीचा या फिर धान का खेत। और सबसे कमाल की बात यह है कि चाहे इकोसिस्टम कुदरती हो या इंसानों का बनाया हुआ, काम करने के जो बुनियादी नियम है ना, वो दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उन मेन प्लेयर से जो इस पूरे इकोसिस्टम के शो को चलाते हैं। कह सकते हैं कि ये जीवन के चक्र के असली कलाकार हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। ये इकोसिस्टम की बुनियाद हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं? ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस तरह ये पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी पैदा करते हैं। यही असली पावर हाउसेस हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। ये वो जीव हैं जो अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इनमें शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और सर्वाहारी भी जो दोनों खाते हैं। इनका काम है एनर्जी को सिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाना। और आखिर में आते हैं हमारे साइलेंट हीरोज, डीकंपोजर्स यानी अपघटक। ये वो छोटे छोटे जीव हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगस, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। इनका काम है मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर, सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देना। ये इकोसिस्टम की, कह लीजिए, क्लीनिंग और रिसाइकलिंग टीम है। ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में लौटाते हैं ताकि प्रोड्यूसर्स उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें। इनके बिना तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम किरदारों को तो जान गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। अब देखते हैं कि ये खेल किस नियम से खेलते हैं। और ये सारा खेल असल में एनर्जी के फ्लो का है। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के बारे में तो सुना ही होगा। ये बस यही दिखाती है कि एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। इस चेन के हर एक स्टेप को, हर एक लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर। तो सबसे निचले लेवल पर होते हैं प्रोड्यूसर्स यानी हमारे पेड़ पौधे। उनको खाने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर यानी दूसरे लेवल पर। फिर उन शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी होते हैं तीसरे लेवल पर, एंड सो ऑन। अब यहाँ एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। सूरज से धरती पर जितनी भी एनर्जी आती है ना, उसका बस एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ 1% ही पेड़ पौधे खाने में बदल पाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1%। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब कोई शाकाहारी जानवर उस पौधे को खाता है, तो पौधे की एनर्जी का सिर्फ 10% ही उस जानवर के शरीर में स्टोर होता है। और जब कोई मांसाहारी उस शाकाहारी को खाता है, तो फिर से सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पास होती है। इसे 10% रूल कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जा रही है, तो बाकी की 90% एनर्जी वो कहां गायब हो जाती है ना? सोचने वाली बात। तो होता यह है कि ज्यादातर एनर्जी गर्मी यानी हीट के रूप में बेकार चली जाती है, और बाकी की एनर्जी जानवर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च कर देते हैं, जैसे सांस लेना, चलना फिरना, खाना पचाना। एनर्जी का इतना ज्यादा लॉस होता है, और यही वजह है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती। आमतौर पर बस 3 या 4 लेवल तक ही होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर वाले जानवर के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। तो एनर्जी का ये फ्लो ही पूरे इकोसिस्टम की जान है।
लेकिन ये सिस्टम जितना मजबूत दिखता है उतना ही नाजुक भी है। और यहीं पर हमारी कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। क्या होता है जब हम इंसान अपनी हरकतों से इस नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं? अक्सर समस्या की जड़ होते हैं वो केमिकल जो हम अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स। दिक्कत यह है कि ये केमिकल कुदरती तौर पर खत्म नहीं होते। ये सालों साल मिट्टी और पानी में बने रहते हैं और फिर चुपके से हमारी फूड चेन में घुस जाते हैं। और इसके बाद जो होता है वो बहुत खतरनाक है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। होता यह है कि वो केमिकल पानी से छोटे छोटे पौधों में जाता है। फिर जब छोटी मछली उन ढेरों पौधों को खाती है तो वो सारा केमिकल उसकी बॉडी में जमा हो जाता है। फिर एक बड़ी मछली उन कई छोटी मछलियों को खाती है तो केमिकल की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फूड चेन में सबसे ऊपर कौन है? हम इंसान। तो सबसे ज्यादा जहरीले केमिकल की मात्रा हमारे शरीर में जमा हो जाती है। अच्छा, केमिकल वाली बात तो हो गई। अब इंसानी दखल के दो और बड़े मामलों को देखते हैं। पहला ओजोन लेयर और दूसरा हमारा पैदा किया हुआ कचरा। ओजोन के ना दो चेहरे हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जो गुड ओजोन है वो आसमान में बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर में एक परत बनाती है। ये हमारी ढाल है जो सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से हमें बचाती है। लेकिन जो बैड ओजोन है वो जमीन के पास बनती है। ये एक तरह का प्रदूषण है और हमारे लिए जहरीली भी। 1980s में वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारी ये सुरक्षा वाली ढाल यानी ओजोन लेयर पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहा है। और इसका जिम्मेदार था एक केमिकल CFCs, जो उस समय फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स में खूब इस्तेमाल होता था। पर अच्छी बात यह है कि दुनिया को जैसे ही इस खतरे का पता चला, सब देश एक साथ आए और 1987 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत CFCs के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, कचरा। कचरा भी दो तरह का होता है। एक है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो गल जाता है, जैसे सब्जियों के छिलके। हमारे डिकम्पोजर्स इसे आसानी से मिट्टी में मिला देते हैं। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, कांच। ये सैकड़ों साल तक जैसा का तैसा पड़ा रहता है। हमारे डिकम्पोजर्स इसका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी एक समस्या का हल एक दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। पहले ट्रेनों में मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल होते थे, फिर कहा गया कि हाइजीन के लिए डिस्पोजेबल कप बेहतर हैं। यह सोच तो अच्छी थी, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि रोजाना फेंके जाने वाले लाखों कपों का क्या होगा। इसने प्लास्टिक कचरे का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। तो इन सारी बातों से हम क्या सीख सकते हैं? टेक अवे क्या है? बहुत सीधा सा है। हम इस इकोसिस्टम से अलग नहीं हैं, हम इसी का हिस्सा हैं। हमारा हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उसकी एक लहर पूरे सिस्टम में दौड़ जाती है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है। जब हम किसी चीज को डिस्पोजेबल या यूज एंड थ्रो कहते हैं तो फेंकने के बाद वो चीज जाती कहाँ है? सच तो ये है कि वो कहीं दूर नहीं जाती, वो इसी दुनिया में हमारे ही इकोसिस्टम में रह जाती है। तो अगली बार कुछ भी फेंकने से पहले एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि इस डिस्पोजेबल चीज की असली कीमत क्या है।